शिमला के पहाड़ों में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन। बेटे ने बाप को उतारा मौत के घाट। बाइक व स्कूटी की जोरदार भिड़ंत। एचआरटीसी के बेड़े में जल्द शामिल होगी 150 नई डीजल बसें। सत्ता पक्ष के सदन में न आने पर विपक्ष ने किया हंगामा। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर सोमवार देर शाम ताजा बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति और किन्नौर के अधिक क्षेत्रों में आज भी हल्का हिमपात हो रहा है। शिमला, सोलन और सिरमौर में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई। सोलन में सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर और शिमला में 31 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं खद्राला में 22 सेंटीमीटर और कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर और चौपाल की खिड़की में 2 इंच तक बर्फ गिरी। सिरमौर जिले के चूड़धार में 6 इंच और चंबा के पांगी भरमौर की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। ऊंचे क्षेत्र में हिमपात और अन्य इलाकों में ओलावृष्टि से प्रदेश में शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान शिमला, सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। इससे फसलों को भी नुकसान हुआ है। आमतौर पर ऐसे गर्म मौसम में बर्फबारी नहीं होती, फिर भी 20 मार्च को बर्फबारी ने लोगों को चौंकाया। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और शिमला जिले के ऊंचे क्षेत्रों का पारा माइनस में चला गया, जबकि प्रदेश के ज्यादातर शहरों में इन दिनों अधिकतम तापमान 25 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहता था। प्रदेश के कई शहरों में 5 दिन पहले के मुकाबले तापमान में आज 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इससे फलों की फ्लावरिंग और सेटिंग पर बुरा असर पड़ा है। तापमान गिरने की वजह से पॉलिनेशन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। फ्लावरिंग के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव और कमी नुकसानदायक होती है। प्रदेश के 2 दिन में कई शहरों में बारिश हो रही है। इससे किसान बागवानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि प्रदेश में मार्च के पहले 19 दिन में सामान्य से 73% कम बारिश हुई। इसका किसान बागवानों की फलों पर बुरा असर पड़ा है। पानी के स्रोतों में जल स्तर में भी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में लोगों को अब सूखे से भी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन आज बजट पर चर्चा शुरू हुई, जो 23 मार्च तक चलेगी। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही हिम केयर, सहारा सहित अन्य योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाए, जिस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी योजना को बंद नहीं किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बिना तथ्य और आंकड़ों के सदन में बोल रहे हैं, जबकि सरकार इस बार योजनाओं पर आधारित बजट पेश किया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वो जानते हैं उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि बजट ने उनका मुंह बंद कर दिया था। जो बजट स्पीच होती है उसमें बजट स्कीम वाइज प्रस्तावित किया होता है। अब जैसे हमने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट में 2000 करोड़ रुपया खर्च होना प्रस्तावित है, और वो कह रहे थे कि उसमें 300 कुछ करोड़ रखा है। जब वो खर्च होगा तो उसके बाद और आता है, हर क्वार्टरली पैसा आता है, तो वो सब चीज़ें जानते हैं, पर लेकिन उनके पास कहने को इस बजट में कुछ नहीं था। तो इस प्रकार के वो आंकड़े प्रस्तुत करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकने की बात कर रहे थे, वो बात है। जब बजट रखा जाता है और बजट बुक को रखा जाता है, वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है। उसमें जो सरकार द्वारा कहा जाता है वो तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं। लेकिन जब विपक्ष में आ जाते हैं तो वो आंकड़े बताते हैं कि इसमें इतना करोड़ रखा था, इसमें इतना करोड़ है। प्रस्तावित व्यय का मतलब है कि अगर हमने कांगड़ा एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए 2000 करोड़ रुपया प्रस्तावित व्यय है,
यानी 1 साल के अंदर 2000 करोड़ रुपया हमको खर्च करना है। बजट में हमने उसका प्रावधान किया है। ये बात एक उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर का जिक्र नहीं है, केंद्र का। खुशी है कि जो हमने व्यवस्था परिवर्तन का दौर लगाया उसके तहत शराब के जो ठेके थे उसमें 40% के जो मैंने स्टेटमेंट दी है हाउस में वृद्धि हुई है। 520 करोड़ रुपया हमारे 1 साल में एक्स्ट्रा आया है और जो हमने दूध का सेस लगाया है उससे 100 करोड़ रुपया और आने की संभावना है। यानी कि रात वाले साथियों से हमने अनुरोध किया कि रात को जब आप बैठोगे तो आप सवेरे दूध के लिए भी 10 रुपये दे रहे हैं, सुबह उठ के दूध भी पीना है तो उसका 10 रुपये दे रहे हैं आप। तो इस दृष्टिकोण से उसमें भी हमारे पास 100 करोड़ रुपया आएगा। 520 करोड़ किसके भले में लगेगा? युवा के भले में लगेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने में लगेगा, टैक्सी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को कन्वर्ट करने के लगेगा। तो ये योजना हम जो लाए हैं वो ठीक है। इस बार का बजट सभी बजटों से हटकर है, योजना वाइज है। पहले वो ट्रेडिशनल बजट होता था, हमने योजना वाइज स्कीम बेस्ड बजट लाया है। आप उसका अंतर 1 साल के अंदर देखेंगे जब परिवर्तन आ रहा होगा। परिवर्तन आ चुका है, व्यवस्था बदल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट एक सॉवरन स्टेट होती है और जो सेंटर स्टेट से टैक्स जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया जाता है, जीएसटी कलेक्शन होती है उसमें ही 18,000 करोड़। हमारा भी 9% हिस्सा, उसका एक शेयर हमको मिलता है। और जो सेंटर की पीएमजीएसवाई योजना है, सेंटर के पास कोई अपनी योजना थोड़ी होती, वो तो स्टेट के टैक्सेस से कलेक्शन करते हैं, डीजल से कलेक्शन करते हैं, एजुकेशन सेस लगा के, पेट्रोल से कलेक्शन करते हैं सेस लगाकर। उसका पैसा जो हमारी परसेंटेज के हिसाब से मिलता है वो आता है। ये कोई नई बात थोड़ी है, उनके समय भी आता था, हमारे समय भी आता था। ये नई बात है कि 75,000 के करोड़ रुपए के कर्जे में वो सेंटर से डबल इंजन की सरकार एक भी पैसा नहीं दिला सकी। हमने आज उनको गिना दिया, वो उल्टा गिन रहे थे कि क्या क्या बात, क्या पता नहीं कहाँ कहाँ का कर्ज बोल रहे थे। 6th पे कमीशन लागू हुआ। पेंशनर्स को अभी तक एरियर नहीं मिला है। जो सरकारी कर्मचारी जो पेंशन वाले होंगे ना, उनको कोई नहीं मिला है। और जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अभी लगे हैं उनको भी अभी उसका 6th पे कमीशन का एरियर नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि डीए की किस्त डिक्लेयर करा दी। भाई आप मुख्यमंत्री थे, आपने डीए की किस्त डिक्लेयर करवा दी तो उनको देना भी चाहिए था। तो 75 और ये 11,086 करोड़ है मेरी बजट बुक में। बजट बुक में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक सरकारी दस्तावेज होता है और बजट के बाद जो एलोकेशन ऑफ बजट होती है वो स्कीम वाइज बजट होती है। जैसे जैसे पैसा स्कीम से खर्च होता जाता है उसमें और पैसा आ जाता है। ये योजनागत तरीके से पैसा उसमें आता है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इतना पैसा हमने खर्च करना है। ये तो पैसा भी खर्च नहीं कर सके। कई जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने 1,500 करोड़ कम खर्च किया। तो उन्हें थोड़ा सा कहने को कुछ नहीं था। अब उन्होंने विरोध तो कर दिया, तो इधर उधर की बात करके उन्होंने अपना 1 घंटे का भाषण कर दिया कि ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये नहीं है। वो भी जानते हो, मुख्यमंत्री रहे हैं, कि इस बार बजट बहुत अच्छा है और बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। युवाओं का खासकर ख्याल रखा गया है। युवाओं को स्वरोजगार की तरफ ले जाने की तरफ ख्याल रखा गया है। जो हमने 40% सोलर प्रोजेक्ट लगाने की योजना लाई है वो गांव के युवाओं के लिए लाई है। उसका असली मकसद है कि गांव के हमारे युवा जो है वो घर बैठकर पैसा कमाएं। तो ये योजना भी थोड़ा सा विस्तृत और आएगी तो आप लोग भी पाएंगे कि हम सब लोग भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाए। इस साल हमने 1,000 मेगावाट की योजना, इस साल 1,000 मेगावाट की योजना हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को देना चाहते हैं। 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक हम 40% सब्सिडी देंगे। सर, जिस तरह से पड़ोसी राज्य में राजधानी शिमला छोटा शिमला थाना अंतर्गत विकास नगर में एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक शराबी बेटे ने शराब की बोतल से वार कर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसी बीच शराबी बेटे ने अपनी दादी पर भी जानलेवा हमला किया। आरोपी बेटे की पहचान 22 वर्षीय नवप्रीत पुत्र 44 वर्षीय विजय निवासी विकास नगर के रूप में हुई है। मृतक विजय की मां आशा भाटिया निवासी कैंतु ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 323 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई है। जानकारी के मुताबिक बाप बेटा दोनों नशे के आदी थे।
सोमवार को किसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच कहासुनी हो गई, जिसे तेज में आकर बेटे ने शराब की बोतल से वार कर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जब दादी ने अपने बेटे को इस अवस्था में देखा तो नवप्रीत ने अपनी दादी पर भी कुकर से जानलेवा हमला कर दिया। मामले की पुष्टि एसपी शिमला संजीव गांधी ने की है। जिला कांगड़ा के धौली मार्ग पर शिवनाथ में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां एक स्कूटी और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जो सेना का जवान था। मृतक की पहचान सेना का जवान टिम्पल भारद्वाज के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक डिम्पल अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान डिम्पल अपने दोस्त की बाइक पर पीछे बैठा था। उसने आगे चल रही दोस्तों की स्कूटी अचानक स्किड हो गई, जिससे बाइक चला रहा है उसका दोस्त संतुलन खो बैठा और बाइक भी स्कूटी से टकरा गई। हादसे में डिम्पल के सिर में चोटें आई। स्थानीय लोगों द्वारा उसे उपचार के लिए देहरा अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन डिम्पल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बता दें, डिम्पल घर छुट्टी पर आया हुआ था और हादसे के अगले दिन ही डिम्पल को ड्यूटी के लिए जाना था। मामले की पुष्टि डीएसपी विशाल वर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में जल्द 150 नई डीजल बसें शामिल होगी। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व सरकार के समय हुई 350 डीजल बसों की खरीद टेंडर पर उप मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निगम की 1200 बसें जीरो बुक वैल्यू या 15 वर्ष पूरे कर चुकी है। परिवहन निगम 1350 करोड़ के घाटे में है। कोरोना संकट के दौरान कई बसें खड़ी रही थी, अब रूट बहाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक नीरज नेयर के सवाल पर मुकेश ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन समाप्त होने के बाद चंबा में 160 रूटों पर बस सेवाएं बहाल कर दी गई है। जिले में अभी भी 14 रूटों पर बसों का परिचालन अस्थायी तौर पर संसाधनों की कमी के कारण बंद है। जल्द ये रूट बहाल किए जाएंगे। 10 नई बसें चंबा को जल्द दी जाएगी। इनमें 26 सीटर 2 छोटी बसें भी होगी। विधायक केवल सिंह पठानिया और विनोद कुमार के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों विधायकों को भी जानकारी अलग से दे दी जाएगी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और संजय रतन ने रविवार को प्रदेश के अधिकांश रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित रहने का मामला उठाया। विधायकों ने कहा कि रविवार को बसें नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो रूट चलाए जा सकते होंगे उन्हें चलाएंगे। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री मुख्यमंत्री के सदन में भोजनावकाश के बाद देरी से सदन में आने पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए। साथ ही प्रदेश सरकार पर बजट पर चर्चा को लेकर गंभीर न होने के आरोप लगाए। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि सदन के अंदर बजट को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने बजट जब प्रस्तुत किया उस समय सभी विपक्ष के विधायक मौजूद थे और बजट पर चर्चा में भी शामिल हो रही है, लेकिन विपक्ष इसे हल्के में ले रहा है और बजट पर चर्चा के दौरान जहां भोजन अवकाश से पहले मंत्री कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री सदन से बाहर निकल गए, जबकि कांग्रेस के विधायक ही बजट पर चर्चा को लेकर बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक बजट प्रस्तुत होने में भी शामिल थे और बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में भी भाग ले रहे थे। प्रश्नकाल में भी पूरी तरह से हमारे सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है, परंतु आज सुबह से जिस तरह सरकार इस चर्चा को कराने में लापरवाह रही है, उसकी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल कड़ी निंदा करता है। आपने देखा सुबह बजट पर चर्चा चल रही थी, सत्ता पक्ष के ही विधायक बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री, सभी सीपीएट, अधिकतर विधायक उठकर चले गए। हमने उस समय भी आपत्ति जताई, अध्यक्ष महोदय ने अनसुना कर दिया। 1:15 बजे भोजन अवकाश के लिए एडजॉर्न सेशन किया गया और 2:20 पर फिर से कार्रवाई शुरू करने की घोषणा माननीय अध्यक्ष महोदय ने की।
हम सभी विधायक 2:20 में सदन के अंदर चले गए। 2:35 तक 15 मिनट कोई मंत्री, कोई विधायक, सीपीएस, मुख्यमंत्री महोदय खुद कोई सदन में नहीं आया। विधानसभा सचिवालय से घंटियां बजती रही, उसके बावजूद भी सिर्फ 3 सत्ता पक्ष के सदस्य आए, वो भी जो असंतुष्ट रहते। इसलिए हम सब विधायकों ने माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाकर अपनी आपत्ति दर्ज की कि 15 मिनट से ना सत्ता पक्ष की सदस्य आ रहे हैं, ना आप आ रहे हैं। कोई सूचना तो दीजिए, सदन शुरू होगा तो आखिर कब होगा। आप हैरान मानेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय भी कोई समय बताने में असमर्थ रहे कि कितने बजे हम सदन चलाएंगे। जब इतनी लापरवाह सरकार हो, ठीक है समय में देरी हो सकती है, पर क्या उसकी सूचना माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को देना जरूरी नहीं? प्रति इतनी ही गंभीरता इस सरकार की है, और वो भी उस वक्त में जब बजट पर चर्चा चल रही हो। ऐसे मौके पर इस तरह की लापरवाही की हमारे सभी विधायक कड़ी निंदा करते हैं, और इसी विरोध में हम सभी विधायक सदन से बाहर बायकॉट करके आए हैं। और हमारा यही आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कि अगर विधानसभा का सदन चलाना है तो सत्ता पक्ष को गंभीरता से काम करने के आदेश दें, अन्य भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस लापरवाही को कभी सहन नहीं करेगी।